गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीति का पार्ट 7 चैप्टर नंबर 13 अविकारी या अव्यय शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए लेसन 13 खोलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो है विकारी शब्द लिख करके दिखाया है, ठीक है। वो हेडिंग बनेगी और उसके नीचे जो है मैं अंडरलाइन करके दिखाया हूँ डबल इन्वर्टेड कामा में वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपना रूप बदलते रहते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। उसके बाद ठीक उसके नीचे मैंने पेंसिल से आपको अविकारी शब्द लिख करके दिखाया है, एक लाइन छोड़ करके, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा से लिख करके दिखाया है और अंडरलाइन भी किया है। जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। फिर आते हैं अव्यय के भेद में। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ठीक है, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 क्रिया विशेषण। यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिख के दिखाया है आपको क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। फिर खड़ी पाई को मैंने काट करके लिखा है या। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे को नेक्स्ट लाइन से ले लेंगे, राहुल कल भागा, वह यहाँ भागा, वह तेज़ भागा, वह बहुत भागा। यहाँ पर कल, यहाँ तेज़ और बहुत जो है ये बोल्ड लेटर में लिखा गया है। यह जो है आपका क्रिया विशेषण है। तत्पश्चात इसके नीचे विशेष लिखा हुआ है जिसे हमें केवल याद करना है, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं क्रिया विशेषण की भेद। ठीक है, इसे कॉपी में लिखना है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: क कालवाचक क्रिया विशेषण, ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, घ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क हेडिंग डालेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अंडरलाइन किया मैंने। जो शब्द क्रिया के होने के समय या काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे को नेक्स्ट लाइन से ले लेंगे, हम प्रतिवर्ष शिमला जाते हैं, वह प्रतिदिन टहलता है। इसमें प्रतिवर्ष और प्रतिदिन जो है बोल्ड लाइन से, बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है और अंडरलाइन भी है। यह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान से लेकर के पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी और ये 5वीं लाइन, आज, कल, परसों इत्यादि अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण जो लिखा हुआ है इसको मैंने एक लाइन से पेंसिल से घेर दिया है। इसे केवल याद करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। ख नंबर पे आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रियाओं के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे को नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे, श्रीमान जी आप यहाँ बैठिए, श्रीमान जी आप भीतर चलिए। यहाँ पर यहाँ और भीतर जो है वो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है जो कि आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद आप देख रहे हैं इन वाक्यों में प्रयुक्त यहाँ और इससे लेकर करके और पूरा जो है गौ के पहले तक की जितनी भी लाइनें हैं मैंने इसको जो है पेंसिल से घेर करके लिख दिया है। याद करना, यह केवल याद करने के लिए है, जिसे कॉपी में हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पेंसिल से मैंने अंडरलाइन करके लिखा है और टिक मारा है, इसे लिखना है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे को मैंने नेक्स्ट लाइन से लिख के दिखाया है, उतना करो जितना हो सके। दूसरा एग्जाम्पल है, सवेरा हो गया है उठ जाओ, अधिक सोना ठीक नहीं है। यहाँ पर उतना, जितना, अधिक बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है जो कि आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तत्पश्चात आप देख रहे हैं मैंने इन वाक्यों में मोटे छपे ये लाइन लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां घ तक के ठीक पहले मैंने पूरा जो है पेंसिल से घेर दिया है। इसे याद करना है, कॉपी में नहीं लिखना है।
तत्पश्चात हम आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये हेडिंग है, डाल के लिखना है, पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रिया सबसे मुस्कुराकर बोलती है, वह अचानक कमरे में घुस गया। ठीक है, ये हमें लिखना है। इसके बाद जो है लाइनें जो लिखी हुई हैं उसको मैंने पेंसिल से घेर कर करके और आपको लिख दिया है, याद करना है। इसमें देखिए जो मुस्कुरा करके है और अचानक ऐसे शब्द हैं जो काम करने का तरीका ढंग बता रहे हैं। वह कैसे बोलती है, मुस्कुरा करके बोलती है। वो कमरे में कैसे घुस गया, अचानक घुस गया। ठीक है, तो ये सब जो है आपके याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, तत्पश्चात जो है हम आते हैं आपके क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। ठीक है, यहाँ से हमने टिक मारा है और लिखा है कॉपी में, तो इसे जो है कॉपी में लिखना है। इसके ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं उसको जो है कॉपी में नहीं लिखना है। आइए, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की। ठीक है, यहाँ तक हमें लिखना है, ये अंतर है इसका। विशेषण जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जबकि क्रिया विशेषण जो है यह क्रिया शब्दों की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, जैसे में ये जो येलो टैग में लिखा हुआ है पूरा, ये आपका जैसे में लिखा जाएगा। इसके बाद जस्ट इसके नीचे जो है लाइन लिखी हुई है, इसको मैंने टिक मारा है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं तथा क्रिया के साथ कब, कहाँ, कितना और किस तरह से लगा करके प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होते हैं। ये आपकी क्रिया विशेषण की पहचान हो जाती है। इसके बाद से आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक हेडिंग लगेगी। ठीक है, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर के उनका संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। जैसे को नेक्स्ट लाइन में लेकर के मैंने दिखाया है, मीरा के पास मोहन खड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे रवि के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं संबंध बोधक जो है ये इंग्लिश में आपका जैसे प्रीपोजिशन हो जाता है वैसे हो जाता है। आपको पता है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस, और उसी का हिंदी शब्द जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद संबंध बोधक के भेद। ठीक है, हिंदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संबंध बोधक का प्रयोग होता है। क रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक और ख अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। ये आपका क और ख ये पूरा जो है आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि देखिए ख के अ में देखिए, ख हेडिंग के अंतर्गत अ में देखिए कालवाचक। कालवाचक में क्या क्या आता है, के पश्चात, के ऊपर, स्थान में के, अंदर, के भीतर। ये मतलब ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं, उनके बारे में लिस्ट दी हुई है। तत्पश्चात जो है हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 81 पर संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। ठीक है, इसे कॉपी में लिखना है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में बहुत थोड़ा अंतर होता है। कुछ शब्दों का दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अलग एक लाइन छोड़ करके टिक लगाया है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं तथा क्रिया के साथ संबंध कब, कहाँ, कितना, किस तरह या किस प्रकार से लग करके उनके उत्तर प्राप्त होते हैं। जबकि संबंध बोधक जो है 2 संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों के संबंध जोड़ने का काम करते हैं। वह धीरे धीरे चल रहा है। वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है वो चलने की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है, ये आपको लिखना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है खरगोश, कछुआ खरगोश से धीरे चल रहा है। यहाँ पर धीरे चल रहा है, धीरे शब्द जो है कछुआ और खरगोश दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, अतः यह संबंध बोधक है। ठीक है,
इसके बाद से कुछ अन्य उदाहरण हैं, ये शब्द दिए गए हैं, बाहर, ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, ठीक है। इनसे कैसे शब्द बनते हैं, क्रिया विशेषण में कैसे बनेंगे और संबंध बोधक में कैसे इनके शब्द बनेंगे, वाक्य बनेंगे, वो यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है। आइए मैं तीसरा हेडिंग बताता हूँ आपको, समुच्चय बोधक। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है, ठीक है। जैसे को मैंने नेक्स्ट लाइन पे ले लिया है, रवि और कृष्ण में गहरी मित्रता है। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने कितना परिश्रम किया परंतु फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है। अब ये जो समुच्चय बोधक है इसको इंग्लिश में हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। और कंजक्शन की डेफिनेशन को जब इंग्लिश में बोलेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है वही होता है। कंजक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि जो दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए समुच्चय बोधक के भेद पर आते हैं, ये हेडिंग बनेगी। समुच्चय बोधक के भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। ये दोनों आप जो है समुच्चय बोधक के भेद के अंतर्गत लिखेंगे। पुनः जो मैंने टिक मार के दिखाया है आपको, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है, जो अव्यय दो या अधिक समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे कि ये 3 मैंने एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाया है, आप मेरे घर आएंगे या मुझे वहाँ आना पड़ेगा, नेताजी अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं करवाया था इसलिए क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी पे आपको लिखना है। तत्पश्चात जो है देखिए मैंने यहाँ पर टिक मार के आपको दिखाया है, तो वह, चाहे वह, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं, ये आपको भी लिखना है। तत्पश्चात ख में हम आते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यह क्या होता है, मैंने आपको बुक में अंडरलाइन करके दिखाया है। देखिए, जो अव्यय एक या एक से अधिक प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को, ठीक है ना, जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि वह विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था। गांधी जी ने कहा कि हमें अहिंसा द्वारा आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए। और 2 एग्जाम्पल और हैं, इसे भी कॉपी में लिखना है। इसके पश्चात की जो 2 लाइनें हैं मैंने यहाँ पर उनको पेंसिल से कट मारा है, और फिर उसके बाद एक लाइन है, इसके अतिरिक्त मानो, ताकि, तो, जब, तब, जो, अर्थात, यानी, जिसने, आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में अंतर कैसे किया है कि जो समानाधिकरण है उसमें 2 या 2 से अधिक समान स्तर के शब्दों वाक्यांशों का, और यहाँ पर 1 से अधिक प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस इनका है, अंतर है। इसके बाद जो है हम चौथे हेडिंग के अंतर्गत आते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके दिखाया, जो अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा जैसे मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। यहाँ तक लिखना है। इसके पश्चात हम सीधे जो है आ जाते हैं विस्मयादि बोधक के भेद में आ जाते हैं। इसमें क से लेकर के ज तक के शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन शब्द दिए हुए हैं, विस्मय शब्द दिए हुए हैं, और उनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर एक पूरा टेबल दिया हुआ है। इसे जो है हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं निपात पर आते हैं। निपात क्या है, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लग करके उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे यह काम मोहन ही करेगा, मैं तो चल रहा हूँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इस तरह से करके 6 एग्जाम्पल हैं, कोई भी आप 2-3 उसमें से लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है ही, तो, तक, भी, भर,
तो ये सब क्या हैं, आपके निपात शब्द हैं जो कि बल प्रदान करते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो है लिखा हुआ है उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द, ठीक है। इसे आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तत्पश्चात जो है हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है आओ दोहराएं। यह याद करने की चीज़ है, क्योंकि हमने पीछे आपको पढ़ाया है, समझाया है, वही चीज़ यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आओ कुछ करें, ठीक है। यह होमवर्क है जिसको कि मैंने आपको जो है कॉपी में यहाँ करके दिखाया हुआ है। ये देखिए पीछे भी इसके बाद है, ठीक है। इन सभी के मैंने आंसर लिख करके आपको दिखाए हैं। लेकिन आपको जो है प्रश्न नंबर 7 यह कॉपी में नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि मैंने पीछे जो है आपको पहले ही इसको अंडरलाइन कर करके और लिखने के लिए निर्देशित कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा लेसन 13 समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।